नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दुनिया इस समय कई बड़े संकटों से जूझ रही है। कहीं युद्ध का खतरा है तो कहीं महंगाई और आर्थिक मंदी की आशंका। ऊर्जा संकट, खाद्यान्न संकट, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन में बाधाएं भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। दुनिया के कई देशों में आर्थिक मंदी, युद्ध जैसे हालात और सप्लाई चेन प्रभावित होने से विकासशील देशों पर दबाव बढ़ा है। भारत भी इन चुनौतियों से अछूता नहीं है। ऐसे समय में सवाल उठ रहा है कि भारत इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने, सोना न खरीदने, विदेश दौरे कम करने, वर्क फ्रॉम होम जैसी अपील देशवासियों से की, तो वहीं अब देश के साथ ही दुनिया को भी चिताया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, जहां नीदरलैंड की धरती से देश दुनिया को संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया को स्थिरता और समाधान देने की दिशा में काम कर रहा है। भारत लगातार शांति, कूटनीति और आर्थिक सहयोग की वकालत कर रहा है, जिससे वैश्विक संकट का असर कम किया जा सके। दरअसल भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रणनीति को केवल घरेलू विकास तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वैश्विक स्तर पर मजबूत साझेदारी, आत्मनिर्भरता और आर्थिक संतुलन पर जोर दिया है। अब वैश्विक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन भारत बहुआयामी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। मजबूत कूटनीति, आत्मनिर्भरता, तकनीकी विकास और आर्थिक संतुलन के जरिए भारत न केवल संकटों का सामना करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका भी मजबूत कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये कूटनीतिक पहल सिर्फ भारत के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्थिरता, व्यापार सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इन यात्राओं से भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब वैश्विक चुनौती से निपटने की रणनीति के तौर पर जो अपील और दलील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, वो कितनी मजबूत है? सवाल यही है कि क्या वैश्विक संकट का जो सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और अन्य चीजों पर पड़ेगा, उसका प्रभाव कम किया जा सकेगा? प्रधानमंत्री का ये बयान केवल चेतावनी नहीं, बल्कि दुनिया के देशों के लिए एक संदेश भी माना जा रहा है कि यदि वैश्विक शक्तियां टकराव छोड़कर सहयोग नहीं होगा, तो आने वाले समय में गरीबी और आर्थिक संकट और गहरा सकता है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया इस समय कई बड़े वैश्विक संकटों से जूझ रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट, महंगाई और सप्लाई चेन पर दबाव जैसे मुद्दों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इस सब से भारत भी अछूता नहीं है। तमाम स्थितियां, परिस्थितियों और संकट की संभावनाओं के बीच एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से भी साथ मांगा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा को भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है और कई देशों के सामने आर्थिक चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा केवल कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि भारत के हितों को सुरक्षित करने की बड़ी रणनीति भी है। भारत लगातार वैश्विक मंचों पर शांति, संवाद और सहयोग की नीति को आगे बढ़ा रहा है। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचे, जहां उन्होंने वैश्विक आर्थिक संकट और बढ़ती जंग की आशंकाओं को लेकर दुनिया को बड़ी चेतावनी दी है। नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय लगातार बढ़ते संकटों से जूझ रही है। यदि हालात जल्द नहीं बदले तो पिछले कई दशकों में गरीबी के खिलाफ हासिल की गई उपलब्धियां मिट सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट ने दुनिया को आपदाओं के दशक की ओर धकेल दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले कोरोना महामारी, फिर अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध और अब दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन संकटों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो दुनिया की बड़ी आबादी दोबारा गरीबी और आर्थिक अस्थिरता की चपेट में आ सकती है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से
गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति का एक बड़ा उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करना भी है। यही वजह है कि अपनी विदेश यात्राओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर है। सरकार का दावा है कि ये दौरा आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक हितों को मजबूत करेगा। बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर ये जो क्राइसिस है, जो एनर्जी क्राइसिस है, इससे अगर जल्द नहीं उभरा गया तो दुनिया बड़ी दिक्कत में आ सकती है। दुनिया भर में जो पिछले 10 साल में तरक्की की, जब पिछले एक दशक में जो तरक्की करी, वह सब के सब वापस गिर लग सकता है और दुनिया भर वापस से गरीबी की ओर बढ़ सकती है। अपेक्षा करते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो देश इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इसकी चिंता करेंगे। अमेरिका और ईरान के बाद युद्ध के बाद जो स्थितियां उभर करके सामने आई हैं, उससे हम भली भांति परिचित हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका जो 5 देशों का दौरा है वो भी यही बता रहा है कि आने वाले समय में जो वैश्विक संकट को ध्यान में रखते हुए इन पर मापदंड अपनाने होंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब भारतीय 140 करोड़ की जो जनता है, प्रधानमंत्री जी की बात का समर्थन करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि मिडिल ईस्ट में वार रुकना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो जो चीज़ें बनाई गई हैं वो सब ख़त्म हो जाएगी और मिडिल ईस्ट के वॉर का जो असर है वो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। इसलिए पूरे दुनिया की चिंता के साथ प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता को जोड़ा है। ऐसे भी प्रधानमंत्री अमन के, शांति के, पीस के पैरोकार माने जाते हैं। कहीं दुनिया में जंग होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ पूरी दुनिया देखती है और वो अमन का संदेश देते हैं। अब सरकार भले ही पीएम मोदी की यात्रा को भारत के ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विस्तार और कूटनीतिक संतुलन को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल बताए, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के राजनीतिक और आर्थिक परिणामों पर सवाल उठाते हुए सरकार की रणनीति को विफल बता रहा है। राहुल जी ने 1.5 साल पहले आगाह किया था कि हम तबाही की तरफ चल पड़े हैं, संभल जाइए, संभल जाइए, संभल जाइए। लेकिन प्रधानमंत्री जी और सरकार कभी सुनने को तैयार नहीं होते। राहुल जी पहले कह चुके, हम लगातार बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था किसी भी क्षण डूब जाएगी। अब घूम रहे हैं यहाँ पे, सबको गर्मी में डाल दिए। तो यही सारी चीजें हैं जो सरकार की फेल पॉलिसी का खामियाजा भुगत रहा है आज एक आम देश का नागरिक। और ये नागरिक भूलेगा नहीं। ये महंगाई की जो मार पड़ी है नागरिक के ऊपर, इसकी पूरी जवाबदारी भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का असर भारत पर भी पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति दिलाने की कोशिश मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि भारत संवाद और कूटनीति के जरिए दुनिया में स्थिरता और सहयोग का संदेश दे रहा है। सरकार की कोशिश ये भी है कि वैश्विक तनाव का असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर कम से कम पड़े। पेट्रोल डीजल की कीमतों, खाद्य आपूर्ति और निर्यात आयात से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है और केंद्र सरकार इसे भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। जाहिर है प्रधानमंत्री की ये यात्राएं आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो प्रधानमंत्री की यात्रा है और वैश्विक चुनौतियां जो हैं वो चिंता बनी हुई है। जाहिर तौर पर
जो अपील उन्होंने की और वर्तमान में जो सिचुएशंस बनी हुई हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में समझें तो बिल्कुल क्रिटिकल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जिस तरफ बढ़ रहे हैं और जो पैनिक चीजें हो रही हैं उसको हम नकार नहीं सकते। और जब प्रधानमंत्री खुद ये कह दें कि यदि ऐसे ही चीजें चलती रहीं तो हम गरीबी के दलदल में चले जाएंगे, तो आप समझिए कि स्थितियां किस तरीके की हैं और उनके इस मैसेज के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है। हम चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तपोष पाल। तपोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री हैं अश्वनी राणा। अश्वनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी से करेंगे। संदीप जी कनेक्ट है? चलिए, संदीप जी अभी नहीं जुड़े हैं। अश्वनी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हाँ, अश्वनी जी, देखिए, इकोनॉमी की दृष्टि से हम समझें और जिस तरीके से दुनिया पर छा जाएगी गरीबी, ये एक सवाल भी है और जो एक अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसको भी गंभीरता से समझना है। तो जो वैश्विक चुनौतियां हैं, क्या भारत की भूमिका वाकई में एक पैनिक स्थिति में हम हैं और कैसे हम इससे उबर सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये जो विश्व में स्थिति बनी है और ये वॉर की वजह से पर्टिकुलर बनी है, तो उसमें पूरा विश्व जो है वही उसके अंदर इन्वॉल्व है। भारत भी उसके अलग नहीं हो सकता, क्योंकि दिक्कत क्या है कि अगर हम देखें तो मेन जो क्राइसिस है पूरे विश्व में वो है आज एनर्जी का। और एनर्जी का जो 20% से ज्यादा का जो सोर्स है वो उस रास्ते से आता है, जो रास्ता आज बाधित है दो देशों की आपसी टकराव के कारण। उस टकराव के कारण वो एनर्जी का जो सोर्स है वो खत्म है। अगर कहीं वो जा रहा है तो कम जा रहा है, या बाकी दूसरे देशों से लोग ले रहे हैं तो वो महंगा आ रहा है, लंबे रूट से आ रहा है। तो जो एनर्जी मेन जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत बड़ा रहता है। तो आप हमारे यहाँ भी देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की, उसके अंदर जो उसका कारण भी यही बताया था कि भाई एक ऑयल है, उसके साथ गोल्ड है। दो चीजों को अगर आप देख लें तो 200 बिलियन से ज्यादा डॉलर का जो खर्चा है, जो बिल है वो भारत का उसके अंदर ही है। वैसे ही हालत जो है बाकी देशों की है। अभी आप ये देखें कि आज हम फिर भी एक अच्छी स्थिति में है कि हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाई है। हम डीजल पर उसके ऊपर जो है आधारित नहीं है, तो इसके कारण से हम बचे हुए हैं। और भी अल्टरनेट एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उसको सरकार ने वो बनाया हुआ है। लेकिन बहुत सारे देश हैं वहाँ सारा कुछ गैस से ही चलता है, तो उन देशों की हालत भी, वहाँ पर पेट्रोल के जो रेट हैं वो भी 40% से ज्यादा ऐसे ऐसे विकासशील देश हैं जहाँ है। तो उसके कारण से पूरी अर्थव्यवस्था ही जो है चौपट है, समझ लीजिए। और उन्होंने सही कहा है कि अगर ये लंबा युद्ध चलता है या ऐसी स्थितियां विश्व में बनी रहती हैं तो क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ही आपकी डगमगा जाएंगी। तो एनर्जी जो सोर्स है, एनर्जी का जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की यूटिलिटी है, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसका बहुत बड़ा योगदान है। यानी अगर आपके पास ऑयल ही नहीं है तो आप फ्लाइट्स भी अल्टीमेटली बंद हो जाएंगी। कई जगह पर उसके कारण ही बिजली का भी उत्पादन होता है, उसके कारण ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें जो है उसके कारण से जो है वो बाधित होंगी। तो क्या बचेगा? वो देश सरवाइव कर पाएंगे कि जो सिर्फ अपने लिए अपना उत्पादन करते हैं और अपने यहाँ खपा लेते हैं। लेकिन उससे आज विश्व नहीं चलता। आज विश्व जो है सप्लाई चेन के ऊपर आधारित है। एक देश दूसरे देश के ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए जो है वो डिपेंडेंट है। उसी दिशा में मुझे लगता है प्रधानमंत्री का ये जो एक दौरा है ये भी है कि भाई जो एक्सपोर्ट है, जो अगर उसके कर्टेल हुआ है किसी कारण से, तो और देशों के साथ हम किस प्रकार से व्यापार को बढ़ा सकते हैं, हम अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे नीदरलैंड में है, तो पानी को उसको संयमित करने के लिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाई है वो अपनाए। क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो हमारे पास सोर्स बहुत है पानी का, लेकिन वो बहुत सारा पानी जो है वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे देश के साथ कनेक्टेड है। अगर हम उससे लेते हैं तो हम अपने यहाँ पर उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके कारण से बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक है
कि भाई ये चीजें अगर लंबी चली, ये वार वाली स्थिति या और भी इस प्रकार के विश्व में ऐसी कोई स्थिति होती है, तो उसका असर पूरे विश्व को होगा, भारत तो उससे अछूता रह नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। अश्विनी जी वापस आऊंगी। तपोशी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ। तपोशी देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल यही है बस कि जो चिंता देश के प्रधानमंत्री ने की है वो बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने जो अपील की थी उस पर भी काम हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इस स्थिति में हम जहां आ गए हैं, जो अपील है, क्या उन अपीलों को मानते हुए हम इस समस्या से उबर पाएंगे? छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हर वर्ग क्या कर पाएगा? तो कुल मिलाकर एक बड़ा संकट जैसा है और आने वाली स्थिति यदि और बिगड़ सकती है, तो इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन मुझे लगता है बनाकर सामने दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे उबरना भी है और नहीं तो फिर हम गरीबी की तरफ चले जाएं, मतलब वो एक बहुत अलग सिनेरियो हो जाएगा। तो इसको लेकर सरकार कैसे काम करेगी? नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो ये 5 देशों की यात्रा है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हॉर्मोज की है, जहां से कि तेल आना और उस पे जो है दोनों देश आमने सामने टिके हुए हैं। अब यूएई के पास जो है फुजैरा जो पोर्ट है वो हॉर्मोज को ओवरलुक करता है, मतलब उसको हॉर्मोज से आने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए ट्रीटी बनी है और ये जो यात्रा इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फुजैरा जो पोर्ट है वहीं पे हमारा रिजर्व रहेगा और हमारा रिजर्व हमारा यहाँ पर भी इंडिया में भी रहेगा। और उस रिजर्व को बढ़ाने के लिए यूएई भी जो है अपने रिजर्व यहाँ पे इंडिया में बनाने की कोशिश करे। तो एक तो ये जो अभी इनका प्रधानमंत्री जी का यूएई का दौरा था वो था। दूसरा है जो नीदरलैंड की यात्रा हुई है, तो नीदरलैंड जो सेमी कंडक्टर के जो चिप बनते हैं उसके जो मशीनरीज है, उसके जो टेक्नोलॉजीज है उसको सप्लाई देता है और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। जैसे आप देखिए कि शेयर मार्केट में जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द ताइवान, वो ताइवान सेमी कंडक्टर बनाने के लिए और सेमी कंडक्टर के चिप के लिए उस तरफ मूव कर रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसको भारत में लाना और उसको बनाना, इसीलिए वहां से प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश भी दिया कि हमारे 12 सेमी कंडक्टर प्लांट में से 2 में उत्पादन शुरू हो गया, डिजाइन इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। इस बात को उन्होंने अपनी स्पीच में वहां पर उन्होंने रखा था। तो ये बहुत अभूतपूर्व, अगर कल हम कल के उनके हेग के भाषण को देखते हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2014 में 16 मई का उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि 16 मई को मैंने जो है शपथ ग्रहण लिया था और 16 मई को ही वो वहां पे भाषण दे रहे थे और 2014 में 500 से कम स्टार्टअप थे। आज की डेट में 2 लाख प्लस स्टार्टअप्स हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने जा रहा है। और आज भारत में जो है नौकरियां ढूंढने वाला नहीं, नौकरी क्रिएट करने वाला, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ हम बहुत अग्रणीय भूमिका में जा रहे हैं। तो जिस तरीके की एक चीजों को पेश किया जा रहा है कि पैनिक सिचुएशन है, पैनिक कहीं से भी कुछ भी नहीं है। हमारे पास अगर राजनाथ सिंह जी का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो उन्होंने 60 दिन का रिजर्व पेट्रोल में बताया है, 60 दिन का रिजर्व एलपीजी में बताया है, सॉरी 45 दिन का रिजर्व एलपीजी में बताया है, नेचुरल गैस का 60 दिन का रिजर्व है हमारा। तो इस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को बताया है। लेकिन आने वाले समय में अगर ये युद्ध नहीं थमता है, युद्ध तो अभी थमा हुआ है, लेकिन अगर ये सीज फायर टूट जाता है तो बहुत ढेर सारी चीजें जो हैं वो अचानक से सामने आ सकती हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें हमारा कंट्रोल नहीं रह जाएगा। तो एहतियातन के तौर पे प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि अगर हो सके तो 1 साल आप गोल्ड मत खरीदिए और जो बाहर से आने वाले ऑयल हैं उसकी डिपेंडेंसी को भी उन्होंने थोड़ा सा कम करने के लिए कहा है। और विदेश यात्रा तो मोटा मोटी ये देखिए 7 लाख करोड़ के जो है हम क्रूड ऑयल हर साल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें, और 6 लाख करोड़ के जो है सोना हम उसको आयात करते हैं जो कि 700 टन के आसपास है, और 3 लाख करोड़ की हम विदेशी यात्रा करते हैं। तो 3 लाख करोड़ को अगर हम विदेशी यात्रा की जगह डोमेस्टिक यात्रा करते हैं और 6 लाख करोड़ का अगर सोना हम किसी भी हाल में रोक लेते हैं अपने, तो हमारा जो फोरेक्स है वो रुकेगा। तो 17 माइनस 9 तो 9 लाख करोड़ का हमें सीधा 9 लाख का बेनिफिट मिलेगा, तो 8 लाख करोड़ में हमारी ये सारी चीजें मूव
होती जाएंगी तो हम वी विल बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन इन दिस सिनेरियो। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं, पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर ये युद्ध फिर से स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में हम एक अच्छे पोजीशन में पहले से रहें, उसके लिए इन सारी चीजों को कहा गया है। कल उनके भाषण में ट्रस्टेड सप्लाई चेन, रेजिलियंस की उन्होंने बात की थी। तो ट्रस्टेड सप्लाई चेन, ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन, इस पे बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया और ये सही में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस समय युद्ध की स्थिति बनती है, संकट का समय बनता है, उस समय खाद्य पदार्थ, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कच्चे माल, इनकी उपलब्धता बनी रहे। तो इसीलिए उन्होंने रेजिलियंस सप्लाई चेन की बात कही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो इसीलिए उन्होंने 10 साल का जो ये युग है उसमें भी उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इन 10 सालों में कोरोना की महामारी आई, फिर ये युद्ध चला यूक्रेन और इसका, और उसके बाद फिर ये वाला युद्ध स्टार्ट हुआ ईरान और इजराइल के बीच में, और जिसमें कि यूएस ने पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, उसके कारण मेजर एनर्जी संकट जो है वो उत्पन्न। ठीक है तो राजेश जी, हाँ ठीक है, मैं वापस आऊंगी। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, जी राखी जी। राजेश जी देखिए, बहुत सारी बातें रखी गई हैं और सत्ता पक्ष अपने चीज़ों को जिस तरीके से रख रहा है वो उनका मत हो सकता है, लेकिन युद्ध हो, महंगाई हो, मंदी हो, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। जहां तक युद्ध की बात है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हर एक नई चीज़, हर एक नए दिन शुरू हो जाती है। यहाँ आप देख लिए यूएई गए, यूएई से समझौता, तमाम बातें हुई हैं। यहाँ यूएई पर अटैक एक हुआ है और उसको पूरी उम्मीद है कि ये ईरान की तरफ से हुआ है। दूसरी तरफ आप चले जाइए, रूस यूक्रेन, इसे हम अछूता नहीं कर सकते, यहाँ की चीज़ें भी पैनिक हैं। अभी मोदी जी जिस तरीके से लगातार देशों की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, वो समझ रहे हैं आप कैसे चीज़ों को बैलेंस करेंगे, इसलिए आप यात्रा पर हैं। ठीक है, उन चुनौतियों से निपटना है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया से नहीं लेकिन हमें भारत से पहले बहुत ज़रूरी मतलब है। तो ओवरऑल जो अपील है या जो बात रखी जा रही है, कैसे आप इसको देखते हैं और क्या एक विपक्ष इसमें अपना महत्वपूर्ण सुझाव दे सकता है? देखिए राखी जी, प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए। हमारे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जिस चिंता को पहली बार प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो चुनाव के दृष्टि से गुमराह करते रहे लोगों से, या इस चुनौती से को स्वीकार करने से बचते रहे, या जो भी स्थितियां रही, वो चालाकीपूर्ण इन जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे बचते रहे और भारतीय जनमानस को एक झूठा सपना दिखाने की जो उनकी आदत रही है और झूठी डींग हाँकते रहे कि मैं हूं और सब कुछ चंगा है, मुझ पर भरोसा करिए, कोई समस्या नहीं है, और ये विपक्ष के लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जो ही चुनाव बीता, चुनाव समाप्त होने के बाद ही सबसे पहले उन्होंने सारे रिस्ट्रिक्शंस पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पहले सरकारी तंत्र में व्याप्त जो अपव्यय भरे जो है खर्चे हैं, लग्जरियस खर्चे हैं, उस पर रोक लगाने के बजाय सबसे पहले जनमानस से उन्होंने अपील किया। ठीक है, भारतीय जनमानस राष्ट्रवादी जनमानस है और सदैव जो है, लेकिन आप याद करिए जब देश को जरूरत थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, वो देश की प्रधानमंत्री थी, तो पहले उन्होंने अपने सारे जेवरात और सारी चीजों को लोगों देश को सौंप करके दान करने के बाद लोगों से अपील किया था। और इसी तरह से जब जब जरूरत पड़ी तो लोगों ने पहले अपना त्याग किया, फिर लोगों से अपनी पात्रता बताते हुए अपील किया। और प्रधानमंत्री जी बिना कुछ किए लोगों से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। पहले तो हम पर आरोप लगाते रहे कि ये आ जाएंगे तो महिलाओं के मंगलसूत्र ले लेंगे, अब तो सोना खरीदने की बात कर रहे हैं, तेल कर रहे हैं, मत खाइए, तेल कम खर्च करिए, सारी चीजें हैं। लेकिन ये सारी स्थितियां आई क्यों? हमने बड़ी मेहनत से इस देश को बनाया। हमने जब शिशु भारत था, रात में 14 अगस्त 1947 को 12 बजे रात के बाद ज्यों ही 15 अगस्त लगा, मिडनाइट में भारत को जो है मध्य रात्रि में आजादी मिली, और 8 घंटे के शिशु भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे जो है युग पुरुष, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब दुनिया में जो है 2 भागों में दुनिया बटी थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे संताप से जो है मानवता करा रही थी, तो उन्होंने
पूरी ताकत के साथ एक शिशु भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कहा था कि भारत पूरी दुनिया एक जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत चल रही है और दूसरी तरफ जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के तहत चल रही, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के तहत चल रही है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा, अर्थात भारत ने स्वतः का स्टैंड लिया और आर्थिक क्षेत्र में संप्रभु गणराज्य के रूप में भारत को जो है स्थापित करने का अगर किसी को श्रेय जाता है रोड मैप तैयार करने का, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को है। लेकिन 16 मई 2014 की तिथि प्रधानमंत्री जी को याद रही और उन्होंने जो है अब जाकर के जो देश की चिंता है, अब लोगों को एकाएक डराने के लिए देश के लोगों को डर की बात कर रहे हैं और दुनिया में अब डर को स्वीकार कर रहे हैं कि जो हमारी जो ये विकसित हमारा जो स्वरूप है अब वो गरीबी के दलदल पर खड़ा है। इसका कारण कौन है? आपका मित्र, वो जो जबरदस्ती युद्ध लड़ रहा है, आपका वो मित्र, उसको तथाकथित मित्र कहा जाए, मित्र तो है नहीं ना, वो भारत के मित्र हैं ना आपके मित्र हैं, लेकिन आप एक तरफा जिसको मित्र मानते रहे, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की करतूतों के कारण, जिनके कार्यगुजारी से उनके देश की जनता भी जो है संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है, उनके कारण ये स्थिति परिस्थिति पैदा हुई। क्या आपके अंदर ये जो हमारे देश के नेतागण, विपक्ष के नेतागण आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि जो कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री का जो आपका स्वरूप उभरा, उसकी त्रासदी भारत के लोग नहीं झेल रहे हैं और दुनिया के लोग नहीं झेल रहे हैं। एशिया ही नहीं, पूरे देश में भारत की अपनी एक कूटनीतिक ताकत रही है और है, लेकिन उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया। भारत की एक, चूंकि हम दुनिया में सबसे बड़े जो है आयातक देश हैं, दुनिया के जो विकसित देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे आर्थिक संबंध रखने के कारण चलती है, लेकिन आपके अंदर साहस नहीं रहा कि जो रोड मैप कांग्रेस नित सरकारों ने समय समय पर निर्धारित किया, उस रोड मैप पर आप चल नहीं पाए और आप अपनी कमजोरियों के कारण, अपने मित्रों की कमजोरियों के कारण आपने जो है हाथ मिला लिया और कंप्रोमाइज रहे। उसका नतीजा जो है आज देश और दुनिया की मानवता जो है भुगत रही है। और जो हम कहते थे वो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये हमें अच्छा लगा, हम विपक्ष के लोगों को अच्छा लगा, और इस पर आपको कूटनीतिक स्तर पर पहल करनी चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री जी ने अन्य चीजों का जो है जो बातें कही, और हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, तो वो प्रधानमंत्री के इन 5 देशों की यात्राओं में क्या लाभ होंगे? ये तो 2014 से आप लाभ गिना रहे हैं, लेकिन कोई लाभ दिख रहा है क्या? देश के लोगों के सामने दिख रहा है क्या? डींग हाँकना अब भी बंद नहीं है, देश में बेरोजगारी है, नीट की परीक्षा लीक हो गई, और जो है परीक्षा और पेपर लीक करने कराने में पूरा महारत होकर के दुनिया के डाटा बता रहा है कि दुनिया में के सरताज आप बन बैठे, और आप जो है नौजवानों की योग्यता की दुहाई बता रहे हैं, किस मुंह से बता रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी चिंता थी उसको पहली बार स्वीकार किया, देश में नहीं बल्कि विदेश में जाकर के स्वीकार किया। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे एक अपील करते हैं विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्षी दल के रूप में, कि आप पहले भारत की रक्षा सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए और भारत के लोगों के सामने यह जो त्रासदी है, जो चुनौती है, उसका मुकाबला करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और जो है विश्वसनीय प्लान तैयार करिए। और आपको नहीं सूझ रहा है तो हमने इस देश को बनाया है, हमारे नेताओं के साथ, हमारे दल के एक्सपर्ट्स के साथ आप बैठक करिए, देश हित में निर्णय लीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है। डीपी यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। और वैश्विक चुनौतियों की जो चिंता है और दुनिया पर क्या वाकई गरीबी छा जाएगी, किस ओर हम जा रहे हैं, क्या आप और समाजवादी पार्टी का एक सुझाव हो सकता है? जी राखी जी, देखिए, निश्चित रूप से इस समय पूरे विश्व में हलचल है। पूरा विश्व कहीं ना कहीं इस समय तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है राखी जी,
तो ये इतिहास गवाह है। यहाँ पर पैनल पर आपके बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से देश हित में बात किया है और देश के ऊपर कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है, कोई संकट आया है तो समाजवादी लोग सबसे पहले आगे खड़े रहे हैं, प्रथम पंक्ति में लोग खड़े रहे। और हम लोग तो लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं। हमने तो पहले से ये कहा हुआ है कि हम लोग भाषा, लोग भूषा, लोग भोजन में विश्वास करते हैं, जो स्थानीयता है उसमें विश्वास करते हैं। आप देखिए, जो लोग लखनऊ के बारे में जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कितने विजनरी थे, कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने आज से 10-12 साल पहले, जब 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी राखी जी, तो अगर आप कभी लखनऊ में आइए तो वो चिन्ह अभी भी कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं कि उन्होंने पूरे शहर में, राजधानी लखनऊ में सड़क के पैरेलल जो है साइकिल ट्रैक बनाया था और उस साइकिल ट्रैक से इतना चिढ़ गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि उसको खंडहर में तब्दील कर दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, उसको तहस नहस कर दिया। अगर उस साइकिल ट्रैक की देखभाल की होती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको बढ़ावा दी होती राखी जी, तो आज लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल पेश की गई होती। आज आधे से अधिक लोग साइकिल से यात्रा कर रहे होते। आज लखनऊ में आप साइकिल निकालिए, हमें तो डर लगता है। हम अपने बच्चों को साइकिल से स्कूल नहीं भेज सकते हैं, कहीं चलने के लिए उनके पास अलग से रास्ता नहीं है। कैसे आप भेजेंगे, कैसे आप साइकिल से यात्रा करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आज नौटंकी कर रहे हैं। आज ये साइकिल से जा रहे हैं अपने ऑफिस को, अपने कार्यालय को, केवल मात्र एक सिंबॉलिक तौर पर, एक केवल दिखाने के लिए एक दिन। ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये सारी व्यवस्थाएं जो होती है राखी जी, एक दिन में नहीं बनती है। इसके लोग कोई फटाफट गोली नहीं आती है कि कोई संकट आया, प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आके अवतरित हो गए और उन्होंने देश से अपील कर दिया कि नहीं, आज से आपको खाना नहीं खाना है, आज आप भूखों मरिए। अरे आपको इसके लिए पहले से रोड मैप तैयार करना पड़ता है। आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब देश सही से प्रगति के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आपने क्या किया? हर क्षेत्र में तो पिछड़ता गया। 2014 से जब से आपकी सरकार बनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को झुंझुना पकड़ाने का काम किया। सिर्फ जब संकट आने का समय होता है तो देशवासियों के ऊपर सारा कुछ आप छोड़ देते हैं, आप उनसे अपील करते हैं, ऐसा है अब आप तेल कम खाइए, अब आप नमक कम खाइए, अब आप भूखे रहिए, आप इलाज मत कराइए, आप घर से निकलिए मत, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए मत, आप विदेश यात्रा मत करिए। अरे प्रधानमंत्री जी को यह पता है कि कितने लोग विदेश यात्रा करते हैं? 95% से ज्यादा लोग तो अपने जिले से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आज इस समय कंडीशन ये है, कमाई है नहीं, लोग घर ही में बैठे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम क्या करेंगे लोग? जब किसी के पास रोजगार ही नहीं है तो वो करेगा क्या? और प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, ये बहुत चर्चा का विषय नहीं है। 2014 से हम लोग लगातार देख रहे हैं, वो विदेश में ज्यादा रहते हैं। चर्चा तब होती है कि वो देश में रह रहे हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो वो देश में रह रहे भाई, कब अवतरित हो जाए, कब हमसे कुछ मांग कर दे। तो ये सारी बातें देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है कि परसेप्शन इज मोर डेंजरस देन रियलिटी राखी जी। तो जो परसेप्शन बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के बारे में कि वो युग पुरुष है, सब चीज हैंडल कर लेंगे, अरे आपने किया क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो देश का भंडाधार कर दिया आपने, शिक्षा के क्षेत्र को आपने पूरी तरह से तहस बर्बाद करने का काम किया। आप भूखमरी के इंडेक्स में भारत लगातार खराब प्रदर्शन करता जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी से हमारी यही गुजारिश है, उनके अब देखिए उनके सामने एक बहुत अच्छा अवसर था, वो देश को एक उदाहरण पेश कर सकते थे कि अब मैं विदेश यात्रा नहीं करूंगा, जो मेरे कार्यक्रम है वो सब मैं रद्द करता हूं, कहीं मैं नहीं जाऊंगा और दिल्ली में रह करके अपने पीएमओ से सारा काम मैं करूंगा। देश के लोग तो ये उनसे डिमांड कर रहे थे, ये चाह रहे थे उनसे कि अब देश का कोई भी इनके पार्टी का नेता कहीं नहीं जाएगा, सब अपने अपने ऑफिसों में बैठ के काम करिए। लेकिन क्या है ना, वो आदत से मजबूर है, वो कब कहां निकल जाएंगे। अब अपील कर दिया और देश को मानना है माने, न मानना है न माने। ये संकट आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, कोई चीज अस्थायी नहीं होती है। देखिए परमानेंट ये संकट नहीं है, ये संकट भी चल जाएगा। लेकिन देश के लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस संकट से उबरने के लिए सार्थक तौर पर क्या किया, जो कि कुछ भी नहीं किया प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री डीपी है। यादव जी। प्रधानमंत्री ने देश से अपील किया और वो बाहर भाग गए। समाजवादी पार्टी हर संकट में देश के साथ खड़ी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के साथ खड़े हैं, हम समाजवादी लोग खड़े हैं और हम भी सबसे अपील करते हैं कि आप लोग जो है जैसे जितना बन पाए उतना इस देश के लिए करिए। आपके पास आसपास किसी के पास कोई चीज नहीं है तो उसको देने का काम करिए। हम लोग तो बराबर तैयार रहते हैं, हम सब कुछ सहायता करते हैं, लेकिन इस देश के लोग प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, इनके नेता क्या कर रहे हैं, सिर्फ लाटबाजी ठीक है कर रहे डीपी हैं यादव जी। और ये आपदा में भी अवसर तलाशने का काम करते हैं। ठीक है सचिन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सचिन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है देखिए, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार भी हैं। वैश्विक चुनौतियों से ये भारत कैसे निकलेगा, ये तो एक प्रश्न है ही, और इसलिए बहुत जायज हो जाता है क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का चाइना जाना, वहां मीटिंग होना, और अब सुना गया है कि पुतिन भी चाइना जाएंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी चीज, हम चाहे रूस की बात करें, हम चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे हम ईरान की तरफ आ जाएं, भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन अब जो स्थितियां हो रही हैं इन कंट्रीज में या मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए, उसका असर हम पर दिखने लगा है और आने वाले समय में ये चीजें और बढ़ती जाएंगी। तो हमें नहीं पता कि हम किस तरफ जाएंगे, लेकिन हम किस तरफ जाएंगे ये खुद देश के प्रधानमंत्री ने बताया। तो कैसे हम इन चीजों से निकल सकते हैं? जो दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, क्या हम उसमें सफल हो जाएंगे? या प्राइम मिनिस्टर जिन देशों के दौरे पर हैं, क्या वहां से कोई समाधान ऐसा बड़ा निकल सकता है कि हम इन चुनौतियों से पार पा पाएं? जी राखी जी, आपका धन्यवाद। अभी जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं 2023 के बाद, और खासतौर पे जो तात्कालिक रूप से अमेरिका और इजराइल का जो आक्रमण ईरान पे हुआ है, वो परिस्थितियां इसके पूर्व किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्योंकि एक जो वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होने में, और हम कुछ समय पूर्व तक ये कहते रहे हैं कि दुनिया अब एक सर्किल में काम करती है, मतलब पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट है, कहीं कोई अलग नहीं। लेकिन इस युद्ध से क्या हुआ, जो विश्व का 30% पूरी दुनिया की निर्भरता थी एनर्जी के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर, और हमारी जो निर्भरता है क्रूड ऑयल्स को लेके और बाकी एनर्जी को लेके, वो 50 to 70% है। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क हमारे ऊपर आया है। पहली चीज, कोई भी प्रधानमंत्री हो, इसके किसी ने ये कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा कभी वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। ये जो वर्ड है वर्ल्ड ऑर्डर, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो बड़े लीडर्स हैं वो भी यूज कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से कि वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका है। अब हमारे सामने चुनौती है, चूंकि हम विश्व की बहुत बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि हमें इस नई परिस्थितियों से सामना कैसे करना है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, उनका कहने का तात्पर्य जो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो डिस्टर्बेंस हुआ है वर्ल्ड ऑर्डर का, अगर ये कंटिन्यू हुआ तो ये चीजें कोई 1 वर्ष 2 वर्ष या 5 साल में सेटल नहीं होंगी। हम कोई 1 करोड़ या 2 करोड़ की आबादी के देश नहीं है। इसलिए जो बात 10 साल पहले कहते थे कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, ये इस परिदृश्य में नहीं कहते थे कि बहुत जल्दी ये स्थिति बन जाएगी। वो तो एक सामान्य व्यवस्था के तहत चीजों को कहा जाता था। अब अभी आपने देखा जो भारत में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई, उसमें ईरान भी था और यूएई भी था, और ईरान ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि यूएई इस युद्ध में अंदर तक शामिल है, इसी कारण हम उसके खिलाफ अटैक करते हैं। और आप देखिए कि यहाँ भारत में विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है, भारतीय प्रधानमंत्री यूएई जाते हैं, और नई परिस्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ चाइना बैठे हैं और पुतिन यहाँ चाइना बैठे। मतलब ये जो विश्व की एरिया है, चाइना, भारत और जो ब्रिक्स का जो देश है, वो एक आशा की किरण इस कारण है कि ये कुछ स्वतंत्र नीति पे विचार कर रहे हैं। अब हमारे सामने संकट ये है कि इन परिस्थितियों से हम निकलें कैसे। तो अभी पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी समय ये है कि इस जो ऊर्जा की आपूर्ति में जो बाधाएं हैं उसको खत्म किया जाए। उसमें सबसे बड़ा जो सामना है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, नॉर्मलाइज वर्ल्ड को होना, और उसके हिसाब से भविष्य में हम नीति का निर्धारण कर सकते हैं। और इसको लेके ही जो रूसी विदेश मंत्री ने भारत में आगे एक स्टेटमेंट दिया कि भारत भी मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि भारत की विश्व में एक साख अलग स्तर पे है। और चाइना को लेके अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और रशिया का चाइना में जाना। तो अभी हमारे सामने संकट ये है कि ये परिस्थितियां पहले
नॉर्मल हो, जो पहले 2023 या तत्कालिक युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, ऑयल सप्लाई का नॉर्मल होना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसके लिए ही प्रयास हो रहे हैं और ये संकेत जो प्रधानमंत्री ने दिया है उसका मतलब ये है कि ऊर्जा संकट है, हमें ऊर्जा की उपयोगिता को सीमित रखना पड़ेगा। ये उसको लेके चीजें सामने कही गई हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप में से जो भी मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज़ अपनी बात रख सकते हैं। और हाँ, मैं आऊँगी बहुत जल्दी से। अश्वनी जी, मुझे ऐसा लग रहा है इकोनॉमी में की चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है कि जो कोई भी स्थितियां हैं वहाँ से एक समाधान और सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, अब एक ये भी बात स्पष्ट होकर आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले तो हो सकता है, या भारत की मध्यस्थता भारत यदि कराने की कोशिश करे या हो सकती है तो दूसरा ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसे कोई ऑप्शन या विकल्प मुझे दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आते, क्योंकि ये होना होता बहुत पहले हो चुका होता। तो अब क्योंकि गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, वैश्विक चुनौतियां हमारे लिए हैं, हम बहुत सारी अपील पर काम कर सकते हैं, लेकिन हर वर्ग हर सेक्टर के लिए ये मुश्किल होगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना भार आएगा ऐसे में? देखिए क्या कि अर्थव्यवस्था भारत की एक बहुत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और उसको इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी ये कहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये जो अभी संकट आया है इसके कारण से 1-आधा% जीडीपी कम हो सकती है अगर ये कंटिन्यूस बना रहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो अभी तक की परिस्थितियां थी, जो मतलब ये जो संकट हुआ है उसके कारण से आगे कभी ये संकट होता है तो उससे कैसे निपटना है उसकी दिशा में भी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी जो यूए के साथ समझौता हुआ स्ट्रेटेजिक जो स्टोरेज के लिए, वो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी है। कारण क्या है कि तेल एक बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स है जिसके कारण से आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो देश में भी होगा, वहां पर भी होगा। और उसके साथ साथ बाकी जो एक्सपोर्ट है हमारा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो अपनी इकोनॉमी तो है, कंजम्पशन की है। हम अगर एक्सपोर्ट मान लो हमारा रुकता भी है तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि जो कंजम्पशन है वो यहाँ खप सकता है। लेकिन उसके खपने के लिए देश के अंदर जो है लोगों के पास एडिशनल पैसा होना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ती है तो लोग जो है खर्च करने में भी थोड़ी कंजूसी करेंगे। कंजूसी करेंगे तो वो पूरी चेन जो है उससे इफेक्ट होती है। तो इसलिए ये स्थिति जो है जब तक ये वर्ल्ड की जो क्राइसिस है वॉर के कारण, ये जितनी जल्दी ठीक होगी उतना ही देश के लिए भी अच्छा है और विश्व के लिए भी अच्छा है। लेकिन हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो आज एक अच्छी स्थिति में है। हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी है, हमारे पास गोल्ड का भी अच्छा रिजर्व है। लेकिन ये जो सारे एक अपील के थ्रू कहा गया सरकार की प्रधानमंत्री के, ये था कि हम अगर ये लंबा वॉर चलता है तो रिजर्व हमारे खाली ना हो ताकि वो बने रहें। क्योंकि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दो चीजों के ऊपर जो है पूरे विश्व में दिखती है। एक तो आपके पास फॉरेन का रिजर्व कितना है, आपके पास गोल्ड कितना है, आपकी जो जीडीपी है, आपकी ग्रोथ, वो ये 2-3 चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी इकोनॉमी को। तो उसकी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि ये जो युद्ध है वो जल्दी समाप्त हो ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी कंटिन्यू हो, हमारी एनर्जी का जो सोर्सेज है वो भी भारत में और आने शुरू हो जाए। और उसके लिए सरकार काम कर रही है। अगर यहाँ पर भी जो हमारी प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी तेजी से काम हो रहा है। और ये चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे ईरान हो, सब चिंतित हैं लेकिन एडामेंट है। चिंता के साथ उनकी जो एडामेंसी है वो दिक्कत हो रही है। ईरान कितना तेल रोज निकाल रहा है लेकिन उसके पास स्टोरेज नहीं, क्योंकि तेल हो, गैस हो, आप उसको ज्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते, वो अपना वेस्ट कर रहा है। तो उसकी भी चिंता है। तो इसलिए ये इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि युद्ध जल्दी से समाप्त हो। बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हैं राजेश जी? जी राकेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण 2 गिनाए। एक कोरोना, जो कि 10 वर्ष में नहीं बल्कि 2019 में पहली बार आया, और उसके बाद युद्ध की बात किया। युद्ध तो अभी हाल में हमें जो है तोहमत में मिला। तो वो 10 वर्ष जो वो याद कर रहे हैं, हमें लगता है कि जो उन्होंने गलत ढंग से नोटबंदी और गलत जीएसटी करके
भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट चौपट किया है, उसको याद कर रहे थे और सही बात उन्होंने जो है स्वीकार किया। दूसरी बात, इस संकट से हल ढूंढने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को कूटनीतिक और राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। उसके लिए उनको कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के मोड से बाहर होना पड़ेगा। और रूस ने जैसा कि आशा व्यक्त किया हमारी धराधरती से कि भारत जो है इस समस्या का हल करने के लिए पहल कर सकता है, तो उनको कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के मोड से बाहर आकर के और एक निर्भीक प्रधानमंत्री के रूप में, जैसे हमारे देश में कांग्रेस नीति प्रधानमंत्री रहते रहे, निष्पक्षता और अपनी विश्वसनीयता को, जो उभय पक्ष हैं दोनों के बीच में जब हमारा विश्वास कायम होगा तभी हम मध्यस्थता करने लायक रहेंगे। हम किसी की पछलुगई करके या किसी के साथ पक्षपात करके हम नायक की भूमिका में नहीं रह सकते। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि जैसा रूस ने अपील किया है, आप जो है नायक की भूमिका में आइए और भारतीय वर्चस्व को दुनिया के मानचित्र पर कायम रखिए। आप देश का बंटाधार करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तपोश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। इसके बाद डीपी यादव जी आ रही हैं। हाँ जी, देखिए, जो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही चीज कह रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी एग्जांपल दे रहे थे कि मोदी जी ने ये कहा कि अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। किसने कहा है अर्थव्यवस्था खराब हो गई? अर्थव्यवस्था खराब होने की तो कोई बात ही नहीं कही गई है भाई। आपके समय में जब आपने छोड़ा था उस समय 10वें और 11वें स्थान पे हुआ करता था अर्थव्यवस्था। आज हम चौथे स्थान। अरे झूठे, तो अर्थव्यवस्था क्या झूठ बोल रहे हैं आप? हुआ क्या झूठ बोल रहे हैं सर? बीच में मैं आपके चीजों को धैर्यपूर्वक सुना था। आप मुझे भी अपनी बातें रखने दीजिए। अब ये कह रहे थे कि वहां पे जो है हमारे कांग्रेस के जो जितने जो है प्रधानमंत्री हैं वो निर्भीक होकर काम किए। देखिए, नेहरू जी ने जिस समय कोरिया का युद्ध हुआ था उस समय उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि खाना कम खाइए और गोल्ड जो है वो दान करिए। शास्त्री जी ने खाना कम खाने की बात कही थी। इंदिरा गांधी जी ने तो जबरदस्ती गोल्ड लिया और लोगों से जो है इमरजेंसी इंपोज किया। मनमोहन सिंह ने जो है सेम काम किया, उन्होंने भी यही कहा कि आप जो है गोल्ड मत खरीदिए। पी चिदम्बरम जो थे उन्होंने भी यही कहा कि गोल्ड मत खरीदिए। और इनके दूसरे बातों पे मैं आ रहा हूं अभी। देखिए, इंदिरा गांधी एक जो इन्होंने बात कहा कि गोल्ड उस समय मांगा गया था, उन्होंने खुद गोल्ड दे दिया था। तो मैं बता दूं ये सबसे बड़ा स्कैम है। आप सर्च करिएगा, शायद इस समय के लोगों को ये नहीं मालूम है। जो इंदिरा गांधी ने गोल्ड लिया था वो देश की ट्रेजरी में नहीं जमा किया था, गांधी परिवार के अकाउंट में जमा किया था और उसका कोई हिसाब भी नहीं है। और कई हवेलियों में उस समय छापेमारी हुई थी और भारत के आर्मी का प्रयोग किया गया था, यहाँ के पुलिस का प्रयोग किया गया था। लोगों के घरों से गोल्ड, उस समय जो रियासतें हुआ करती थी, जो हवेलियां हुआ करती, वहां से जबरदस्ती गोल्ड उठा के लेके आया गया। उसका आज तक कोई हिसाब नहीं है और आज भी ये कहा जाता है कि वो गांधी परिवार के अकाउंट में जमा किया गया था। और कांग्रेस के समय में कोई रिजर्व ऑयल नहीं था, कांग्रेस ने कभी रिजर्व ऑयल किया ही नहीं। कांग्रेस के समय में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी। आप 2003 का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़े थे तो उस समय 33 रुपए था 2003 में और 2013 में 74 रुपए था। हमने जो है 100 रुपए हमारे समय में आया है। तो आप अंतर देख लीजिए, 124% बढ़े हैं मनमोहन सिंह के समय में और हमारे समय में केवल 35% बढ़े। उसके बाद भी 10 सालों तक ये त्रासदी चलती रही है। अभी आपके रिपोर्ट में दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस के कोई कह रहे थे कि कांग्रेस के फॉर्मूले से चलते हैं तो देश जो है बच जाएगा, राहुल गांधी के फॉर्मूले से। राहुल गांधी ने चेताया था पहले से ही। तो भैया राहुल गांधी इनको सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को क्यों नहीं ज्ञान दे देते हैं? उन्होंने बस फेयर जो है वो 14% बढ़ा दिया है, मात्र 3 वर्षों की मैं बात बता रहा हूँ। और 2028 में कर्नाटका का इलेक्शन, मेट्रो उसका जो है 15% बढ़ाया उन्होंने। मिल्क में जो है 4% बढ़ गए। पावर चार्जेस जिसके लिए वो कह रहे थे कि 200-300 यूनिट फ्री देंगे, वहां 30% की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, डीजल के प्राइसेस अकेले 11 रुपए यहाँ पे बढ़ा है। गार्बेज जो उसमें 33% बढ़ा दिया उन्होंने। और देखिए कौन क्या कर रहा है, ठीक है, आप लोग के मत हो सकते हैं पक्ष विपक्ष के। लिकर के जो टीम है उन्होंने तो कंप्लेन किया है कि हमसे सबसे ज्यादा पैसा उगाही किया गया और
उसमें लिकर के charges देखिए, में मैं जो है आप लोग ना इस 20% चीज को बढ़ा दिया समझा है। करिए तो कि ये जो- कंपैरिजन नहीं ये चल जो रहा है कि कांग्रेस किसने क्या फॉर्मूला किया था, गिना किसने रही है क्या हमें, किया है। ये बहुत अभी हम दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे अब मैं निकले इस पर समाजवादी बात पार्टी का करनी मैं है। बता दूं, एक पक्ष चीज विपक्ष के बताऊंगा साथ यही बहुत बड़ी समस्या है कि फिर आप लोग ना एक दूसरे की कमियां निकालने बैठते हैं। ये नहीं हो रहा कि अभी हम किस तरीके से चीजों से निकलेंगे या हम क्या करें। मैं बार बार एक सुझाव के तौर पर अपना चीजों एक से निकलने- ओपिनियन लेती हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं, और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग जाता है। कोई भी हो तो इस चीज से थोड़ा इतर होकर बात करें। ख्याल समय की सीमा है, काफी समय दिया। डीपी यादव जी जल्दी से कंप्लीट करिए। देखिए राकेश जी, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये बात पूरी तौर से प्रमाणित हो चुकी है कि देश हमारा अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता के मामले में पूरी तौर से असफल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया है। अब एक टर्म होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही टर्म जो है, डिस्टेंस इन्होंने बहुत दूरी तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहा अर्थव्यवस्था का कि वहीं आके अटक गई। आज हमारे भाजपा के मित्र बता रहे हैं कि जो पंडित जवाहरलाल ने देश से रिक्वेस्ट किया था, जो इंदिरा गांधी ने रिक्वेस्ट किया था, जो हमारे मनमोहन सिंह ने रिक्वेस्ट किया था, वही प्रधानमंत्री मोदी जी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अंतर क्या हुआ? फिर आप क्या देश को दिए 12-13 साल में, और हमारे इतने ट्रिलियन इकोनॉमी, इतने स्थान पर हमारा देश पहुंच गया। इन सब का क्या मतलब है? कुछ मतलब है राखी जी, आप बताइए। जब आखिर देश में वही सारी व्यवस्थाएं हैं, भूखमरी है, लोगों से आग्रह करना पड़ रहा है कि आप विदेश यात्रा मत करिए, आप कुछ खरीदिए मत, आप खाना कम कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो आखिर देश के इस विकास से क्या फायदा? देश को कुछ मिला? फायदा देश को कुछ नहीं मिला। तो कुल मिला जुला करके प्रधानमंत्री जी देश को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के मामले में भी और आत्मनिर्भरता के मामले में। बहुत नारे दे रहे थे, आत्मनिर्भर बनिए, इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनिए, उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनिए। किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया भारत? ठीक है डीपी यादव जी, देखिए एक बात जो समझ में आई है चर्चा से, वो ये आई है जो सचिन जी ने कही थी। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले, कैसे भी करके उस पर काम हो तो कुछ होगा, या तो मध्यस्थता पर कोई बात हो तो कुछ होगा, और दोनों सिनेरियो मुझे नहीं दिखते। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए तो आज दूसरा एक सिस्टम डेवलप करने की बात ईरान ने कही है, हम दूसरा सिस्टम इसको लाएंगे और उस हिसाब से चीज़ों को करेंगे। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुलता है तो दूसरा सिस्टम क्या होगा? भारत के जहाज आ रहे हैं, उन्हें इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, यदि युद्ध नहीं रुकता, यदि ये तमाम चीज़ें ऐसे ही बढ़ेंगी तो फिर हमारी स्थिति तो खराब होगी, इसे हम नकार नहीं सकते। तो इन चीज़ों के लिए दो ऑप्शन जो समझ में आए हैं उस पर काम होना है। उसके लिए भारत की सरकार किस स्तर पर काम कर सकती है, क्या सॉल्यूशन निकाल सकती है, मुझे लगता है इस पर अभी मंथन की जरूरत है। अब भी समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात बहुत साफ है, क्योंकि वैश्विक चुनौतियों की चिंता है और इसीलिए यात्रा है उनकी, तमाम देशों से बात करके क्या एक सॉल्यूशन वो निकाल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा टास्क भी होगा और भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो स्थितियां हो रही हैं, यदि ऐसे ही युद्ध बढ़ता रहेगा तो स्थितियां देखिए बहुत बिगड़ेंगी, और उनको संभालने के लिए जो पीएम मोदी की यात्राएं हैं वो असल में कितना सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।